गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात किया है, तो चैप्टर नंबर 4 नहीं पर 5 स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसका नेम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके लिए नया है ये। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसके लिए तो ए हो जाता है, ये पी हो जाता है, तो एपी बोलते हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है शॉर्ट में, एपी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं यहाँ। जैसे पहले हमें पता होनी चाहिए टर्म क्या होती है, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट। इस पूरी मतलब 5.1 एक्सरसाइज के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पूरे चैप्टर का यही बेसिक है, आगे और भी है, बट इस एक्सरसाइज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो क्या कहता है कि एक एपी क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। कोई रीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो जॉब करने के लिए जाती है, तो जॉब के लिए उसकी स्टार्टिंग सैलरी फिक्स कर दी जाती है। क्या सैलरी फिक्स कर दी जाती है, 8,000 रुपीज़ कि आपको 8,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। और साथ में कंडीशन लगा दी जाती है। फिर वो रीना कहती है कि मुझे पर ईयर का इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। तो वो कहते हैं कि आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा कितने रुपए का, 500 रुपये का। तो हर साल उसके 500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर पहले साल जब वो वर्क पे लगी, जॉब पे लगी, तो उसके पास उसे कितने रुपए मिलते थे, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते थे। अगर सेकेंड ईयर की बात करूँ तो उससे जैसी कंडीशन बोली थी कि जैसे ही इंक्रीमेंट कितने का लगेगा, 500 रुपये पर ईयर का, कि 500 रुपये हर साल में बढ़ जाएंगे। तो दूसरे साल में आएंगे तो अब पहले कितने थे, 8,000 रुपीज़ थे। अब इंक्रीमेंट भी तो लगा है सर, इंक्रीमेंट कितना लग गया सर, 500 रुपये और लग गया सर। तो अब मेरी जो सैलरी है या अब जो उस लड़की की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 8,500 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ईयर की बात करते हैं, तीसरे साल में चले जाए, तीसरे साल में सर उसकी बेसिक सैलरी तो 8,000 ही रुपये थी। पहले साल का यहाँ पर जब पहुंची थी तो उसके कितने का इंक्रीमेंट लगा था, 500 रुपये का। यहाँ और आएगी, यहाँ पर 500 रुपये का इंक्रीमेंट लग गया, यहाँ पर और आएगा तो 500 रुपये का और इंक्रीमेंट लग गया। कहने का मतलब 85 जो सैलरी थी, 8,500 जो रुपये की सैलरी थी, उसके अंदर 500 रुपये का इंक्रीमेंट और लग गया। ये लो सर, तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपीज। तो कहने का मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहे हैं, 8,000, दूसरे साल के अंदर 8,500, तीसरे साल के अंदर 900। इसी तरीके से इंक्रीमेंट लगता चला गया, ठीक है, जितने भी साल तक बोले। तो ये जो सीरीज बनती है इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, एपी। सर कुछ भी हो सकता है इन नंबर्स की जगह, तो बिल्कुल हो सकता है। आपने काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6 जो भी है। आपको पता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर एक ऑर्डर क्या लग रहा। जैसे इसके अंदर ऑर्डर क्या था कि जो भी पीछे वाली टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होके सक्सीडिंग टर्म आ रही है, और वो कुछ ना कुछ क्या है, सभी में सेम तो है ही सर। यहाँ 500 रुपये ऐड हो रहे हैं, इसमें भी तो 500 रुपये ऐड होंगे, इससे नेक्स्ट टर्म जो बनेगी उसमें भी तो 500 रुपये ऐड होंगे सर। तो सभी में ऑर्डर तो क्या बन रहा है, सभी में सेम बन रहा है। तो इस तरीके का जो ऑर्डर होता है उसी को क्या बोला जाता है, एपी। तो इसी तरीके की जो सीरीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये नंबर्स आते हैं, ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रम्स। क्या बोलते हैं, ट्रम्स। तो ट्रम वाली बात होगी। ट्रम किसे कहा जाता है, एपी किसे कहा जाता है। एपी एक तरीके की सीरीज है जिसके अंदर प्रीसीडिंग टर्म के अंदर कुछ ऐड करें तो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म आ जाती है। मतलब पहली टर्म के अंदर कुछ ऐड किया जाए तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, सक्सीडिंग टर्म, मतलब दूसरी टर्म। इसी तरीके से अगर मैं इसको पहली टर्म मान के चलता हूँ, ये मेरी दूसरी टर्म होगी, तो थर्ड टर्म कैसी आएगी, जब सेकंड टर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करूंगा तो थर्ड आ जाएगी, थर्ड के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 1 2 3 4 5, अब आपको पता है कि 1 है, 1 से क्या चले 2। अब ये 2 कैसे आया कि जो 1 था उसके अंदर 1 क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। अब 2 से 3 कैसे आया, 1 भी प्लस करना पड़ा। 3 से 4 कैसे आया सर, इसके अंदर भी 1 प्लस करना। आगे भी इसी तरीके से यही ऑर्डर चल रहा है। तो ऑर्डर क्या है, सभी में सेम है कि 1 1 प्लस करने पे आ रहा है, तो इट इज एन एपी। ये क्या होगी, एक एपी है। और 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, टर्म। अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 2 आ गया सर,
यहाँ 4 आ गया सर, यहाँ 5 आ गया सर, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया सर, यहाँ 3 आ गया सर। क्या एक एपी बनेगी? ऑर्डर देखिए, 2 से 4 आया है तो 2 ऐड करना पड़ा सर इसमें, तभी तो 2 से, इस 2 के अंदर 2 ऐड करोगे तभी 4 बनेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। इस 4 से 5 कैसे? इसके अंदर 4 के अंदर 1 ऐड करना पड़ा तभी 5 बना सर। 5 से 9, 5 से 9 तो कितना ऐड करना पड़ा? 4 ऐड करना पड़ा। 9 से क्या हो गया? 3 पे पहुंच गया सर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? अब ऐड तो करूँ नहीं, क्या करना पड़ेगा? माइनस भी तो कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या पता ऐड ही ऐड करते जा रहे हो, ऐड भी नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो 9 से 3 पे पहुंचने पर, 9 से हमें 3 पर पहुंचना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? यही चीज है, 9 से मुझे 3 आंसर लेके आना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 9 माइनस 6 करना पड़ेगा। 9 माइनस 6 करूँगा, माइनस 6 कर दिया तब जाके यहाँ कितना आया। तो किसी में 2 ऐड कर रहे हो, किसी में 1 ऐड कर रहे हो, किसी में 4 ऐड कर रहे हो, किसी में -6, क्या ऑर्डर सेम हुआ? तो नहीं हुआ, तो इट इज नॉट एन एपी। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यह एक एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। गॉट इट? तो ये था एपी के रिगार्डिंग। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या चीज होती है सर? जो सभी में सेम ऐड होता जा रहा है, 500 रुपये ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 500 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 500 ऐड हो रहे हैं, तो इस 500 को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जो सभी में सेम होता है। ठीक है। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 ऐड होता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? +1। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल डी से। नोटेशन डाली जाती है कॉमन डिफरेंस की स्मॉल डी। ठीक है। अब सर ये और बता दीजिए कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस को बच्चे क्या राइट करते हैं? कॉमन डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में डी, छोटी फॉर्म के अंदर स्मॉल डी। एक तो ये इसकी नोटेशन होती है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? A1 A2, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करें? माइनस करें। अगर आप इसको यहां से माइनस करके देखते हो, जैसे 2 - 1 कर दिया तो भी 1 आएगा, 3 - 2 करोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा, 4 - 3 करोगे तो भी क्या आएगा? तो सिर्फ इतना फार्मूला ध्यान रखो कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है। फिर भी किसी को याद ना हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ये ध्यान रख लीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब इनको जो है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आती है, ये मेरे पास सेकंड टर्म आती है, ये मेरे पास थर्ड टर्म आती है, ये मेरे पास फोर्थ टर्म। सर इसमें तो काउंटिंग दी थी, आपको टर्म्स पता चल गई। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी, ये मेरे पास सेकंड टर्म होगी, ये मेरे पास थर्ड टर्म होगी। ठीक है, तो ये टर्म्स होती है। अब फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? नोटेशन डाली जाती है फर्स्ट टर्म के बारे में भी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? A1 से। या फिर फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? A। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखा? D, क्योंकि D डिफरेंस से आ गया। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को क्या लिख दिया? A1 या फिर A। सेकंड टर्म को किससे लिखेगा? जो भी है A2। सर इसमें तो A लिखा, इसमें क्यों नहीं लिखा? नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म को A1 भी बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं, बट सेकंड टर्म को A2 ही बोलना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, क्या? कि A2 माइनस A1, सबसे आसानी यही है, A2 माइनस A1। सर ये D निकालने का फार्मूला होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो ऐसे नहीं निकालता, A3 माइनस A2 भी तो कर सकते हो। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग माइनस ही करना है, कोई जरूरी नहीं हो फर्स्ट 2 से निकालो, सेकंड और थर्ड टर्म से भी निकाल सकते हो। A3 माइनस A2 करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या रहेगा? एक एपी के अंदर सेम रहता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है। गॉट इट? तो ये था हमारे पास कॉमन डिफरेंस के बारे में। आगे देखिए, टर्म भी हो गई है,
एपी भी हो गया है, कॉमन डिफरेंस भी बता दिया है। जर्नल फॉर्म देखिए, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी चीज का फार्मूला क्या है, जर्नल फॉर्म का एक तरीका वो होता है, मतलब होता है कि एक फार्मूले के तरीके से। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एक एपी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। कोई कहता है कि आप एपी बनाइए, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दी गई है, गिवन में क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, कहने का मतलब ए और डी, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ए दिया गया है, तो बताइए एपी क्या बनेगी। तो एपी हमेशा कैसे ध्यान रखनी है कि फर्स्ट टर्म को तो ए ही लिखा जाएगा सर, फर्स्ट टर्म होती क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या बनेगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या बनेगी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या बनेगी ए प्लस 3d। अब आपने कुछ नोट किया कि जैसे मैंने फर्स्ट टर्म बोला तो ए लिखा सर, सेकेंड टर्म बोला मतलब a2, तो यहाँ d कितना आ गया 1, a प्लस डी, थर्ड टर्म बोला तो a प्लस 2d, जितनी टर्म है उसमें से d के साथ हमेशा एक कम आता है। यहाँ फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, तो कहने का मतलब ये मेरे पास a1 है, ये मेरे पास a2 है, ये मेरे पास a3 है और ये मेरे पास a4। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है। ऐसे ही फिफ्थ टर्म के बारे में अगर बात करता हूँ, a5 की वैल्यू, टर्म्स हैं उनको ऐसे ही नोट करेंगे a5, तो a प्लस, अब यहाँ कितना था 4 था तो 3 आया, यहाँ 5 है तो कितना आएगा 4, एक कम आता होता। ठीक है, गॉट इट। तो ये थी जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, यहाँ ये नहीं लिखते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखा है। अगर इसी तरीके से कोई पूछ ले कि सर nth टर्म तक जा रही है, nth टर्म क्या होगी इसकी, कि कोई भी n नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर तक जाती है। अब नेचुरल नंबर 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 70, कुछ भी, जहाँ तक भी काउंटिंग चलती है कुछ भी हो सकता है सर। बट यहाँ क्या आएगा nth टर्म a प्लस, अब जो भी होता है n के बारे में पूछा है तो n से एक कम आता है, जैसे 4 के बारे में पूछा तो 4 से एक कम क्या आ गया 3, 5 के बारे में पूछा तो 5 से एक कम क्या आ गया 4, तो यहाँ n के बारे में पूछा है तो n माइनस 1 आ जाएगा, जो भी वैल्यू है nth टर्म की उसमें से एक कम हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा d। ये मेरी लास्ट टर्म, तो ये होती है जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और लास्ट की टर्म जो होती है a प्लस nth टर्म जिसे बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए कई बार हम पूछते भी हैं कि nth टर्म ऑफ एपी, कई बार क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो nth टर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे a2 सेकेंड टर्म होती है, a3 थर्ड टर्म होती है, a4 फोर्थ टर्म होती है, तो ऐसे ही nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं an से, तो इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, जैसे मैंने पूछा 16 टर्म को क्या लिख सकते हो, तो आप सीधा कहोगे a प्लस 15d। क्यों, आपको ये फार्मूला है तो यही फार्मूला, कैसे कि a की जगह सर a आ गया, n की वैल्यू कौन से नंबर की टर्म पूछिए 16 टर्म पूछिए, तो 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 15d आ जाएगा। तो बट यहाँ nth टर्म है तो इसलिए यहाँ क्या लगाया गया n माइनस 1, क्योंकि n के बारे में तो कुछ भी हो सकता है, n तो एक नेचुरल नंबर होता है, गॉट इट, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता। तो n हमेशा क्या मिलेगा आपके पास, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि n हमेशा क्या होगा, n इज ए, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये हमेशा हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ना ही तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही जीरो हो सकती है, और ना ही फ्रैक्शन के अंदर हो सकती है। तो n क्या पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव नंबर ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आता है कुछ फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट का वर्ड से ही नेम से पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, काउंटेबल हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये काउंटिंग तो पता नहीं सर कहां तक जाती है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टू 7, लास्ट टर्म मैंने नोट कर दिया कि ये काउंटिंग कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है सर, 1 2 3 4 5 6 लेके 10 तक जा रही है। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म ये होगी, ये 10 टर्म तक हो गया, 10 तक जा रहा है। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो इसके अंदर अगर लास्ट टर्म पता होता है और इनको काउंट भी कर सकता हूँ, ये कितनी टर्म है 10 टर्म है, क्योंकि लास्ट टर्म आपको पता है, तो इसलिए ये किस में आएगा, फाइनाइट एपी, इट इज एन फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट क्या होता है,
अगर इसी काउंटिंग को ऐसे लिख देता 1 2 3 4 5 आगे डॉट एक्स चलती जा रही है, तो क्या इसके अंदर लास्ट टर्म है? बिल्कुल नहीं है सर। मुझे नहीं पता ये काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, तो इसीलिए जिस एपी के अंदर लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं वो किसके अंदर आती है? इनफाइनाइट एपी। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। 5.2 के बारे में थोड़ा सा और होगा इंट्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि कुछ एनएक्स टर्म के बारे में और एक्स्ट्रा। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर तो हम कॉमन डिफरेंस, हमारे एनएक्स टर्म के बारे में भी या फिर जर्नल फॉर्म के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हुए। गॉट इट? तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में राइट कीजिए। थैंक यू।